लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 2 घंटे चले बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि लगभग 916 वीडियो वैन के जरिए जो सुझाव आए हैं उस पर चर्चा की जाए। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से लगभग 3500 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ 100 शहरों में इस तरह की बैठकों का आयोजन किया गया, जहां सुझाव या संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे गए। इसके अलावा भी नमो ऐप और मिस कॉल से भी सुझाव मांगे गए। नमो ऐप के जरिए लगभग 1,75,000 के आसपास सुझाव मांगे, जबकि मिस कॉल के जरिए 4.25 लाख सुझाव मांगे गए। इन तमाम सुझावों को बीजेपी की संकल्प पत्र समिति में चर्चा की जाएगी। उसके बाद इन संकल्प पत्र को एक विशेष प्रस्तावना के तौर पर पेश किया जाएगा, जो लोकसभा चुनाव के बीच में कभी भी घोषणा पत्र जारी की जा सकती है। बीजेपी ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया था उसकी सारी बातें को लगभग इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को सेंट्रिक फोकस होना चाहिए। लिहाजा इस संकल्प पत्र की समिति में इन्हीं चारों वर्गों को केंद्रित रख करके नीतियां बनेगी। जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिन में इसकी अगली बैठक होगी, जिसमें संकल्प पत्र समिति के सुझावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आकाश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। गुजरात को भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में यहाँ पर जो भी प्रयोग किए वो तमाम सफल रहे, लेकिन इस बार का चुनावी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं उनको लेकर अधिकांश जगहों पर विवाद चल रहा है। गुजरात के बड़ौदा, साबरकांठा, वलसाड़, अमरेली, राजकोट और जूनागढ़ में उम्मीदवारों के नाम को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। कहीं पोस्टर बार चल रहा है तो कहीं सोशल मीडिया में उम्मीदवारों के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के अपने बयान उनके लिए मुसीबत बने हुए हैं। इसी क्रम में राजकोट से उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का बयान क्षत्रिय समुदाय को लेकर उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। राज्य में क्षत्रियों का विरोध अब राजकोट से हटकर पूरे गुजरात तक पहुँच गया है। गुजरात के अलग अलग शहरों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर में प्रदर्शन हुए हैं और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और भी तेज हो सकते हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है। क्षत्रिय समुदाय इस बात की मांग कर रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस हो। तो अमरेली से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है उसको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है कि चौथी पास उम्मीदवार नहीं चलेगा। बड़ौदा और साबरकांठा को लेकर पहले से ही बवाल चल रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी उम्मीदवारों को बदल सकती है या उम्मीदवार स्वयं चुनावी मैदान छोड़ सकते हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। बिहार का पूर्णिया लोकसभा सीट महागठबंधन के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। आरजेडी ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस से बिना बात किए पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार क्या बनाया। पप्पू यादव आग बबूला हो गए। हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर पूर्णिया से दावेदारी करने वाले पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो एक नए पैतरे के साथ एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से, कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अब वो 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। फिलहाल ये सीट आरजेडी के हिस्से में है और आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पप्पू यादव एक बार फिर से लालू यादव से
पूर्णिया सीट पर पुनः विचार करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि लालू परिवार ने पहले ही पप्पू यादव की इस अपील को खारिज कर दिया था। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव के पक्ष में उनकी पार्टी कांग्रेस खड़ी होती है या फिर पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ माधुरी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती बनी छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर आखिर बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक को बीजेपी में शामिल कराने के बाद आज छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहते को बीजेपी में शामिल करवा दिया गया है और उसके साथ ही तमाम और वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो जनपद पंचायत के लोग हैं, पंचायत स्तर के लोग हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा संसदीय सीट के आसपास के क्षेत्रों में लगातार जो कांग्रेस से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि थे वो बीजेपी में आ रहे हैं पलायन करके, और बीजेपी का कुनवा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा सीट में बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल करके एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है, जिसमें अब महापौर के शामिल होने के बाद अब कांग्रेस कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में कमजोर नजर आने लगी है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक को वर्चुअली संवाद के जरिए संबोधित किया। इसमें उन्होंने टिफिन बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री ने टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र बताया। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इस बार काशी से वो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करें। इसके लिए उन्होंने बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की नसीहत दी। गर्मी को देखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि फील्ड में जाएं और अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और घर घर लोगों तक भाजपा सरकार के कार्यों को पहुंचाएं। प्रधानमंत्री की बातों को आत्मसात करते हुए आज भाजपा कार्यकर्ता वाराणसी में घर घर पर्ची पहुंचाने के अभियान में जुट गए हैं। बड़ी संख्या में जो बूथ लेवल मैनेजमेंट के में लगे कार्यकर्ता हैं वे आज सुबह से ही लोगों के घर पर दस्तक दे रहे हैं और वहां पर वोटर पर्ची पहुंचा रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में काशी में किए गए विकास कार्यों का भी लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। कैमरा पर्सन विमलेंद्र राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। परिवारवाद का आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के छठे सदस्य को राजनीति में लॉन्च करके सबको चौंका दिया है। लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा क्षेत्र से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। रोहिणी आचार्य वही है जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर चर्चाओं में आई थी। आज रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी व बहन मीसा भारती के साथ सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। चुनाव प्रचार के शुरुआत में सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्होंने अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया है, जिस पर बीजेपी के नेता व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को राजनीति में लॉन्च कर रहे तो वही अपनी बहू को उन्होंने घर से बेघर कर दिया था। उन्होंने कहा कि सारण की बेटी ऐश्वर्या का बदला सारण की जनता रोहिणी आचार्य से लेगी। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली के बाद कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ वापस रांची लौटी। रांची लौटकर उन्होंने रैली के बारे में जो कुछ कहा वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि रैली में उन्होंने किस तरह से आदिवासियों के विकास के लिए चल रहे कार्यों को रोकने का काम विपक्ष ने किया, इसकी बात
लोगों के बीच रखी और लोग उनकी बातों से काफ़ी हद तक कन्विंस हुए। काफ़ी हद तक लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं झारखंड में आदिवासी हितों की अनदेखी करने का काम विपक्ष ने किया, साजिश करने का काम विपक्ष ने किया। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ये दावा किया कि रैली की भीड़ पहले मुंबई और बाद में दिल्ली में जिस तरह से इंडी गठबंधन की रैली में भीड़ उमड़ी और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया रही, उस प्रतिक्रिया के बाद इतना तो साफ कहा जा सकता है कि देश की जनता परिवर्तन की बाट जोह रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ये नहीं कहा कि आखिर परिवर्तन किस तरह से होगा, उसके परिवर्तन के पीछे के मुद्दे क्या रहेंगे। कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा रैली से काफ़ी उत्साहित है और उनके नेताओं का मानना है कि इस बार कम से कम झारखंड में बदलाव की लहर जरूर देखी जाएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर जनपद के दौरे पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग ही देश को दिशा और दशा देने का काम करता है, इसलिए प्रबुद्ध लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना 100% मतदान करके देश को दिशा और दशा देने का काम करें। उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से अपील की कि लोकसभा चुनाव के लिए वो फिर से भारी संख्या में वोट करके देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। सचिन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, बुलंदशहर। इंदौर संसदीय क्षेत्र में आप पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी कई पार्टियों का वजूद नहीं के बराबर है। ऐसे में यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होने वाला है। भाजपा ने वर्तमान सांसद शंकर लालवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने अक्षय बम को अपना उम्मीदवार बनाया है। शंकर लालवानी जो भाजपा के उम्मीदवार है, उनके पास एक राजनीतिक अनुभव है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम के पास राजनीतिक अनुभव की कमी देखी जा रही है। ऐसे में जहां होली मिलन समारोह और फाग उत्सव के जरिए हिंदू मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं रोजा इख्तियार पार्टी के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास चल रहा है। कल एक रोजा इख्तियार पार्टी में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार एक दूसरे को माला पहनाकर राजनीतिक सौहार्द का संदेश देते हुए दिखाई दिए। अब आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि 35 सालों से काबिज भाजपा को कांग्रेस बेदखल करती है या भाजपा अपना इतिहास फिर से दोहराती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सियासी लोग एक दल से दूसरे दलों में आ जा भी रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमण सिंह भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जवल रमण सिंह 2 बार के विधायक रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वहीं अगर उनके पिता की बात की जाए तो उनके पिता कुंवर रेवती रमण सिंह 8 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा के सांसद और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह को भूमिहारों का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कुंवर रेवती रमण सिंह जाति नहीं बल्कि जमात के नेता है। ऐसे में कुंवर उज्जवल रमण सिंह अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो इस बात को भी तय माना जा रहा है कि उज्जवल रमण सिंह इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी इलाहाबाद में जीत पाता है या नहीं, और उज्जवल रमण सिंह के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होती दिखती है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अब एक बार फिर केजरीवाल को 15 अप्रैल को राहुल जमुनी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अगर सुनवाई की बात करें तो ईडी ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी सवाल का पूछताछ के दौरान केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं दिया है। ईडी ने यह भी दावा किया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने बताया
कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट न करके सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये ईडी का बहुत बड़ा दावा है। हालांकि सुनवाई के दौरान कुछ अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें दवाइयों की मांग की गई, किताबों की मांग की गई, इसके अलावा धार्मिक लॉकेट की भी मांग की गई और स्पेशल डाइट की भी मांग की गई। जो अंतिम दो मांग है, धार्मिक लॉकेट की और स्पेशल डाइट की, उस पे अभी कोर्ट को तय करना है। अब जब 15 अप्रैल को एक बार फिर केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी, तब देखना होगा कि आखिरकार ईडी क्या कहती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात और है, ईडी ने सुनवाई के दौरान ये इशारा किया कि आगे भविष्य में भी वो केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है। कैमरा पर्सन मधुर के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें हैं और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारने में कोई गलती नहीं कर रहे हैं और काफी मंथन कर रहे हैं। लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी और उद्धव ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा इसका पत्ता अभी तक नहीं खोला गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम बड़ी घोषणा करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शिवसेना, उद्धव गुट कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान अभी तक चल रहा है। कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट आपस में राजनीतिक जंग लड़ने को भी तैयार बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने 11 और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर महाविकास आघाड़ी में हड़कंप पैदा कर दिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संजय राउत की बात करें तो यूबीटी के, तो वह लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी काफी कटाक्ष उन पर किया। अब देखने की बात यह होगी कि आने वाला समय जो है, खास तौर से सीट शेयरिंग को लेकर के किन किन पार्टियों में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग होगी और अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे। मुंबई से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए। पटियाला से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पेशे से दिल के डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला में परनीत कौर को साल 2014 में चुनाव हराकर संसद पहुंचे थे, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। अब जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तो पार्टी उनको पटियाला से टिकट दे सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पटियाला से परनीत कौर को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए धर्मवीर गांधी पर कांग्रेस मोहर लगा सकती है। फिलहाल धर्मवीर गांधी क्या सोचते हैं, वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, ये तो ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि उनके आने से कांग्रेस को पंजाब में मजबूती मिली है, या यूं कहें कि पटियाला के किले में सेंध लगाने के लिए धर्मवीर गांधी ही काफी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। पीडीए से नाराज नेता पल्लवी पटेल जो अपना नया गठबंधन पीडीएम बनाई है, जिसमें पिछड़े दलित मुसलमानों की बात करने का दावा किया गया है, पल्लवी पटेल ने भारत एक्सप्रेस के बातचीत में कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो हम गाजीपुर में अफजाल अंसारी को समर्थन दे सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में हम प्रचार करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि इस जो भावना को, पिछला दलित मुसलमान की जो एक कवायद है और जो उसका मोर्चा है और जो लड़ाई लड़ रहा है सामाजिक न्याय की, उसमें जो भी बिलीव करते हैं वो सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो बहुत ही कद्दावर नेता हैं जिन्होंने एक लंबे टाइम तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, तो वो निसंदेह हमारे साथ हैं। माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल पीडीए से नाराज होकर ही अखिलेश यादव से अलग होकर पीडीएम बनाई है, जिसमें ओवैसी सहित उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे वो दल है जिनका कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव है। माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल की कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करे, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में
पीडीएम के बारे में और भी सियासी दल सोचने पर मजबूर हो जाए। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ कुर्मी मतदाता सबसे ज़्यादा हैं और जिस तरह से अभी नया पीडीएम गठबंधन हुआ है, यानी ओवैसी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन हुआ है, वो पूर्वांचल की कई सीटों का समीकरण खराब कर सकता है। वहीं अगर बनारस की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ 2.5 लाख कुर्मी मतदाता हैं। वहीं अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर होते हैं। ऐसे में मुस्लिम और कुर्मी वोटर इंडी गठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। चूंकि अजय राय पूरे जोश के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी को जनता सबक सिखाएगी और इंडी गठबंधन को जीत दिलाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अजय राय की बातों में कितना दम है, लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से 10 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे। ऐसे में पीडीएम गठबंधन किस तरह से किसका नुकसान करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक सरगर्मी दिख रही है वो काफ़ी तेज हो गई है और संभवतः लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये पीडीएम गठबंधन इंडी गठबंधन को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। सहयोगी विकास के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। मुंबई का उत्तर भारतीय वोटर्स जिस भी राजनीतिक दल के साथ खड़ा होता है उसकी जीत पक्की होती है। कुछ साल पहले ही कांग्रेस ने उत्तर भारतीयों के दम पर अपनी सरकार बनाई थी, फिर चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार। लेकिन जब से उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है तब से लगातार कांग्रेस हार रही है। आपको बता दें कि बीएमसी में भी कांग्रेस के नगर सेवकों की संख्या लगातार कम होती गई है। अब बीजेपी की लॉटरी लगी है। नगर सेवक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ी है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी इन्हीं उत्तर भारतीयों के दम पर इतना इतरा रही है। इसके बाद भी इस बार लोकसभा चुनाव में 35 लाख की आबादी और 28 लाख वोटर्स वाले मुंबई के उत्तर भारतीय समाज से एक भी उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया है। ये बात सभी जानते हैं कि उत्तर भारतीय समाज का एक बड़ा वोट प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में जाता है। इसके बाद भी उत्तर भारतीय समाज की उपेक्षा क्यों हो रही है? ये बड़े से बड़े उत्तर भारतीय नेता के गले नहीं उतर रही है और लगातार अभी तक सीट बंटवारे पर जो बात है वो चल रही है। महायुति की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए अभी तक किसी को मौका नहीं मिला है। कैमरामैन बाला के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।